Welcome everyone. We are on chapter 3, types of audit. In types of audit में हमने first part start किया था, that is classification on the basis of organization. ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली किस तरह का ऑडिट होता है, और इसमें हमने 4 पार्ट्स डिस्कस करने थे, जिसमें कि the very first part we have is statutory audit. Second is private audit. Third is government audit. And last is internal audit. इसमें हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट कल डिस्कस कर चुके हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक्ट के अंतर्गत, किसी कानूनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है. एंड सच टाइप ऑफ ऑडिट इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट. और इसमें हमने एग्जांपल्स लिए थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का. So statutory audit is mandatory for such type of organizations. Examples में we have companies, banks, insurance companies. Private audit. Private audit में हमने डिस्कस किया था that this is not mandatory. ये mandatory नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर बिजनेस का मालिक चाहे तो वो अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकता है. और इसमें हमने डिस्कस किया था ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, जिसमें सिंगल ओनर होता है, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, एंड ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. अदर इंडिविजुअल्स में हमने किया था ऐसे लोग या ऐसे बिजनेसेस जिनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो ये जो लोग हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ये किसी और उद्देश्य से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स या सेल टैक्स की असेसमेंट के लिए, या फिर फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवा सकते हैं. दिस इज व्हाट इज प्राइवेट ऑडिट. थर्ड इज गवर्नमेंट ऑडिट. आज हमने ये पार्ट डिस्कस करना है गवर्नमेंट ऑडिट का. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, गवर्नमेंट ऑडिट किन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑडिट है उसे आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट. अब गवर्नमेंट ऑडिट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट की. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखें तो वहां पर ऑडिट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है CAG. CAG की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. CAG, Comptroller and Auditor General of India.
ये जो सीएजी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है, और ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सबमिट करता है किसे? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद इस रिपोर्ट को कहाँ रखा जाता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, बोथ हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, यहाँ पर प्लेस किया जाता है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या ऑडिट करता है? सीएजी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएजी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करके अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे सबमिट करवाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कहाँ जाती है? पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस के पास। अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सीएजी है, वैसे ही हर स्टेट का अपना एक अकाउंटेंट जनरल होता है। एक अकाउंटेंट जनरल होता है, हर स्टेट का अपना एक अकाउंटेंट जनरल होता है, जिसका काम वही होता है जो कि सीएजी का होता है। ये जो अकाउंटेंट जनरल है ये स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे सबमिट करता है किसे? भाई सेंट्रल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट है, तो स्टेट लेवल पे कौन होता है प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट? गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर के पास सबमिट कराता है, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में पार्लियामेंट के पास जाती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये रिपोर्ट सबमिट होती है टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर के पास सबमिट होती है, बोथ हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, सो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट नाम से पता चलता है क्या? कि जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट किया जाता है दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अलग सिनेरियो है एंड स्टेट गवर्नमेंट के केस में अलग सिनेरियो है। सो ये जो 3 पार्ट्स थे जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो नया कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है ये देखते हैं। इंटरनल ऑडिट, अब इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब आप सभी को पता है, इंटरनल मींस आंतरिक। देखिए यहाँ पर हमने जिन ऑडिट्स की बात करी है, यहाँ पर एक बाहरी पर्सन आकर, एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति आता है और आकर हमारे अकाउंट्स का ऑडिट करता है। इन केसेस में अगर हम स्टैट्यूटरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट या इंटरनल गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो एक बाहरी व्यक्ति आता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर हमारे अकाउंट्स को चेक करता है। इंटरनल ऑडिट में क्या है बेटा? इंटरनल ऑडिट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? ऑडिटर्स को अपना एम्प्लॉय बना लेती है। क्या करती है? ये अपॉइंट करती है ऑडिटर्स, अपॉइंट ऑडिटर्स एज इट्स एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कहती है कि क्यों हमने अकाउंट्स को सिर्फ एक ही बार चेक करवाना, क्यों हम अकाउंट्स को सिर्फ लास्ट में चेक करवाएं, क्यों ना हमारे अकाउंट्स जो हैं वो पूरा साल चेक होते रहें, थ्रू आउट द ईयर चेक होते रहें। एक ट्रांजैक्शन आज हुई, क्यों ना वो ट्रांजैक्शन हमारी साथ की साथ ही चेक हो जाए। इस उद्देश्य से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? वो ऑडिटर्स को
अपना एम्प्लॉय बना लेती है, ऑडिटर्स को अपना एम्प्लॉय बना लेती है, ये एक तरह से परमानेंट ऑडिटर्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, परमानेंट ऑडिटर्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हें सैलरी भी देती है, जस्ट लाइक अदर एम्प्लॉइज। जैसे बाकी एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, वैसे ही इन ऑडिटर्स को भी सैलरी दी जाती है। तो क्या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिए, तो क्या वो जो साल के एंड पे ऑडिट होता है वो खत्म हो जाएगा? नो। जो साल के एंड पे ऑडिट होता है, ईयर एंड पे, जो ईयर एंड पे ऑडिट होता है, ईयर एंड ऑडिट, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। भाई एक्सटर्नल ऑडिट तो करवाना ही करवाना है एंड पे। वो तो एक बाहरी व्यक्ति आएगा और एक्सटर्नल ऑडिट करेगा ही करेगा, लेकिन इंटरनल ऑडिट तो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी है। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी है कि अगर वो इंटरनल ऑडिट करवाना चाहती है तो। अब इंटरनल ऑडिट करवाने के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद हो सकता है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जल्दी पता चल जाएगा अगर कुछ गलतियां हो रही होंगी, कुछ फ्रॉड्स हो रहे होंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, अगर इंटरनल ऑडिट्स बैठे हैं जो कि एक एक ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज के ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है कि हमें किसी तरह की कोई गलती या धोखाधड़ी नहीं करनी। सो इस मकसद से अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपनी मर्जी से ऑडिटर्स नियुक्त कर देगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट लाइक इट्स एम्प्लॉयज, और उनको अपने एम्प्लॉयज की ही तरह सैलरी भी दी जाएगी। जरूरी नहीं है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिट में तो जरूरी है कि जो ऑडिटर है वो सीए हो, यहाँ पर तो मैंडेटरी है कि जो ऑडिटर है वो सीए होना चाहिए। लेकिन इंटरनल ऑडिट के केस में एक ऑडिटर का सीए होना जरूरी नहीं है। एक ऐसा पर्सन जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है, वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। ये जो इंटरनल ऑडिटर है, ये क्या करता है, ये टाइम टू टाइम सजेशंस देता है, सुझाव देता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सुझाव देता रहता है कि किस तरह से अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। सो इस तरह से जो इंटरनल ऑडिट है, ये इस तरह से एक्सटर्नल ऑडिट से डिफरेंट है। कि जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो ईयर के एंड पे होता है और ज़रूरी होता है, लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है वो ईयर एंड पे नहीं होता, वो साथ साथ चलता रहता है। हर ट्रांजैक्शन का जो चेकिंग है वो साथ साथ चलती रहती है। और इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद से, अपनी मर्जी से इंटरनल ऑडिट करवा सकती है। So this is all about the first classification, that is classification on the basis of organization। ये 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, ऑडिट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी। कल चार्ट में मैंने आपको ये ड्रॉ करवाया था। अब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी देखें, सो वी हैव द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज कंप्लीट ऑडिट। व्हाट इज कंप्लीट ऑडिट? भाई कंप्लीट ऑडिट का मतलब ये है, कंप्लीट का मतलब क्या है? पूरा, पूरी तरह से ऑडिट करना। जब आप एक अकाउंटिंग ईयर का, वन अकाउंटिंग ईयर, भाई एक अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जब आप एक पूरे अकाउंटिंग ईयर का ऑडिट करते हैं, साथ ही साथ
सारी की सारी बुक्स चेक करते हैं, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ जाता है? प्राइमरी एज वेल एज सब्सिडरी। सारी बुक्स चेक करते हैं, जर्नल, लेजर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारी बुक्स को चेक करते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर की सारी बुक्स को चेक करते हैं। इसे आप कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। ठीक है जी। इसके ऑपोजिट हमारा आता है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट, भाई पार्शियल से आपको समझ में आता है, कंप्लीट मींस पूरा, पार्शियल मींस एक हिस्सा। जब आप सारे साल का ऑडिट नहीं करते, आप एक पर्टिकुलर पीरियड का ऑडिट करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड, निश्चित अवधि का ऑडिट करते हैं। मान लीजिए आपने ऑडिट किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 3 महीने का। पर्टिकुलर पीरियड का ऑडिट करें। और साथ ही साथ आप सभी बुक्स का ऑडिट नहीं करते, आप सिर्फ पार्ट ऑफ द बुक्स चेक करते हैं। पार्ट ऑफ द बुक्स, पार्ट ऑफ द बुक्स मतलब सिर्फ कुछ ही बुक्स का ऑडिट करें। जैसे कि आपने सिर्फ सेल बुक का ऑडिट किया, एग्जाम्पल आपने सिर्फ सेल बुक देखी, या फिर आपने सिर्फ परचेज बुक देखी, आप सारे बुक्स नहीं चेक कर रहे, आप सिर्फ सेल बुक या सिर्फ परचेज बुक देख रहे हैं, और आप सारे साल का ऑडिट नहीं कर रहे, आप कुछ 1, 2 या 3 या कुछ महीनों का ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आप किसी एक हिस्से का ऑडिट कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ ऑडिट इज नोन एज पार्शियल ऑडिट। अब पार्शियल ऑडिट के लिए देखो भाई, ना तो ऑडिटर तैयार रहता है करने के लिए, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का इतना मन होता है पार्शियल ऑडिट करवाने का। लेकिन पार्शियल ऑडिट फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये पार्शियल ऑडिट कभी कभी ना किसी स्पेशल उद्देश्य से, किसी किसी मकसद से करवाया जाता है, किसी निश्चित मकसद से करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को ऐसा लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो उसका सेल्समैन है उसने सेल्स में कुछ गड़बड़ करी है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सेल्स बुक का ऑडिट करवा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल ऑडिट में किसी निश्चित उद्देश्य से जो क्लाइंट है वो ऑडिट करवाता है अपने बुक्स का। This is the difference between complete audit and partial audit. अब इसी कैटेगरी में, प्रैक्टिकलिटी में, हमारा जो नेक्स्ट आता है, दैट इज द थर्ड वन, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, भाई कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मीन्स लगातार, ऐसा ऑडिट जो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, दैट ऑडिट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। फिर से अगर हम बात करें भाई एक्सटर्नल ऑडिट की, तो एक्सटर्नल ऑडिट तो साल के एंड में जाकर होता है। अगर हम नॉर्मल ऑडिट की बात करें तो साल के एंड में जाकर, जब 31 मार्च खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुलाएंगे और अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिट। नॉर्मल प्रोसेस तो यही रहता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्या है कि आप अपने बुक्स की जो एग्जामिनेशन है वो पूरा साल करवाते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बुक्स का एग्जामिनेशन, बुक्स का परीक्षण चलता है
साल भर, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मीन्स साल भर, पूरा साल जो अकाउंट्स हैं वो चेक होते रहते हैं। इसमें क्या है कि जो ऑडिटर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और रेगुलर या फिर रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पर आपके अकाउंट्स को चेक करता है। रेगुलर मीन्स नियमित, इरेगुलर मीन्स अनियमित, इंटरवल्स मीन्स अंतराल। तो जो ऑडिटर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या तो रेगुलरली आता है, मान लीजिए हर 2 महीने में आ रहा है, या फिर इरेगुलरली आ रहा है कि भाई कोई उसका पीरियड फिक्स नहीं है, कभी वो 15 दिन में आ जाता है, कभी वो 2 महीने बाद आ जाता है, कभी वो 4 महीने बाद आ जाता है। ये है इरेगुलर। सो रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पे जो ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा और आपकी जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करता रहेगा। इससे क्या होता है, इसको इससे जो ऑडिट है वो और ज्यादा डिटेल में होता है, और ज्यादा डिटेल में होता है, इसीलिए इस ऑडिट को हम डिटेल्ड ऑडिट भी कहते हैं। डिटेल्ड ऑडिट या फिर रनिंग ऑडिट। रनिंग ऑडिट क्यों? क्योंकि ये ऑडिट साल भर चलता रहता है, इसलिए आप इसको रनिंग ऑडिट भी कहते हैं। कब स्टार्ट हो जाता है? अगर हम नॉर्मल ऑडिट की बात करें तो नॉर्मल ऑडिट तो साल जब खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है ये साल की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है बेटा। स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल शुरू होते ही, जैसे कि साल कब शुरू होता है? 1/4 से, 1 अप्रैल से। ईयर लिखना ठीक नहीं है, 1 अप्रैल जब ईयर स्टार्ट होता है तो ईयर के स्टार्ट होते ही आपका कॉन्टिन्यूअस ऑडिट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिट कब शुरू होता है? जब आपका साल खत्म हो जाता है, दैट इज 31 मार्च। 31 मार्च के बाद आपका एक्सटर्नल ऑडिट स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से, साल की स्टार्टिंग से ही ऑडिट स्टार्ट हो जाता है और जो ऑडिटर है वो रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल्स पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर आपके अकाउंट्स को पूरा साल चेक करता रहता है बीच बीच में आकर। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। अब अगर हम बात करें सूटेबिलिटी की, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी का मतलब क्या है? उपयुक्तता। कहाँ ठीक रहता है ये? भाई क्या कॉन्टिन्यूअस ऑडिट जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं जी, ये कहीं नहीं लिखा कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट मैंडेटरी है। मैंडेटरी कौन सा होता है? जो आपको साल के एंड पे करवाना होता है वो मैंडेटरी होता है, वो अनिवार्य होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट अनिवार्य नहीं है, आप करवा सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट्स को पूरा साल चेक करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए ये सूट करता है, जिनको ये उपयुक्त लगता है, कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट ठीक रहता है, करवाना चाहिए? सबसे पहली बात तो दिस इज नॉट मैंडेटरी। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट यहाँ पर नहीं लिखते हम, यहाँ लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है।
तो फिर कहाँ कहाँ सूट करता है ये, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ठीक रहेगा? फर्स्ट, वेयर साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, जहां पे बहुत बड़ा बिजनेस है। बड़े बिजनेस का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में, और बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, बहुत सारी एंट्रीज पास होती है, बहुत सारी अकाउंटिंग होती है। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बड़ी हैं, अकाउंटिंग ज्यादा है, तो ऐसे में अगर ऑडिट साथ साथ ही होता रहे तो अच्छा रहेगा, एकदम से लास्ट पे बर्डन नहीं आएगा ऑडिट का। सेकंड, वेयर फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। अर्ली का मतलब क्या है? जल्दी। भाई फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? साल के एंड में बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? 31 मार्च तक बनते हैं। अब जब 31 मार्च आपका जो साल है वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका ऑडिट स्टार्ट होता है। नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है कि जब साल खत्म होता है तब ऑडिट होता है। अब ऑडिट करने में 2-3 महीने लग गए, फिर 2-3 महीने के बाद आपके पास ऑडिटेड अकाउंट्स आएंगे। ऐसा ही चलता है ना। आप चाहते हैं कि ये 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा है, हमें तो फाइनल अकाउंट्स साथ की साथ चाहिए, साथ की साथ चाहिए, जल्दी चाहिए। भाई 31 मार्च खत्म होने के बाद जल्दी से हमें फाइनल अकाउंट्स मिल जाएं। तो आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवाते रहेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि ऑडिट साथ ही साथ ही होता रहा, तो साल के एंड में ऑडिट करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ऑडिट साथ ही साथ ही होता रहा, तो आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तीसरा, वेयर इंटरनल चेक इज अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है भाई? असंतोषजनक। यही होता है। और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक में क्या होता है? इंटरनल चेक सिस्टम पता क्या होता है? जहां पर एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय द्वारा खुद ब खुद चेक हो जाता है। आप कभी बैंक गए होंगे। बैंक में क्या होता है, आप एक काउंटर पे जाते हो, एक काउंटर पे एक मैडम एक काम करती है और कहती है लीजिए, अब जो दूसरी चीज है वो दूसरे काउंटर पे जाकर करवा लीजिए। यहाँ पर पता है क्या है? इंटरनल चेक सिस्टम लगा हुआ है। क्या इंटरनल चेक है? कि जो पहली लेडी का काम है वो दूसरी लेडी चेक कर रही है, फिर दूसरी लेडी का काम तीसरी लेडी चेक करेगी। तो इस तरह से, क्योंकि जो एक ट्रांजैक्शन एक जने के हाथ में नहीं है, अलग अलग हाथों से होकर निकलेगी, तो एक एम्प्लॉय का काम अपने आप दूसरे एम्प्लॉय द्वारा चेक हो जाएगा। दिस इज इंटरनल चेक सिस्टम। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वहां पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की आवश्यकता ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जहां पे इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, वहां पर गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी पार्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।